जय हिंद दोस्तों। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं जिसका नाम है प्लाज्मा। क्या नाम है? प्लाज्मा। ये बहुत ही खास है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग अवस्था है द्रव की, पदार्थ की। और ये कैसे बनता है, इसका टेम्परेचर कितना होता है और ये कैसे हमारे लिए ऊर्जा का स्रोत बन सकता है और इसको बनाने में रखने में क्या समस्याएं हैं, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो जैसे कि हमने पढ़ा, सूर्य या तारे के ताप का कारण क्या है? नाभिकीय संलयन। और नाभिकीय संलयन लगभग 10 पावर 7 केल्विन टेम्परेचर पर होता है। और इतना टेम्परेचर पर कोई भी तत्व हो, उसका जो परमाणु है और परमाणु की उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन और ये कण है, ये सभी बाहर निकल जाते हैं। परमाणु के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सभी क्या होते हैं? बाहर निकल जाते हैं। परमाणु रिक्त हो जाता है। परमाणु क्या हो जाता है? रिक्त हो जाता है। अब अगर हम सूर्य की बात करें कि सूर्य पर तो इतना टेम्परेचर है, यानी नाभिकीय संलयन हो सकता है। और इतना टेम्परेचर पर क्या होता है कि जो भी हल्के तत्व है, हल्के तत्व के नाभिक खाली हो जाते हैं, रिक्त हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। तो सूर्य के चारों ओर आसपास इसी खाली तत्व और इलेक्ट्रॉन का बादल जमा हो जाता है। तो इसी रिक्त नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बादल को क्या कहा जाता है? मिक्सचर को, यानी रिक्त नाभिक और इलेक्ट्रॉन का जो ये बादल है, उसी को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? प्लाज्मा कहा जाता है। और ये इसे वैज्ञानिक ने, हम लोग पढ़े जैसे कि पदार्थ की 3 अवस्था शुरू में पढ़े, ठोस, द्रव और गैस। इसके बाद ये प्लाज्मा का जब इस अवस्था खोज हुआ, इसका खोज हुआ, तो ना ये ठोस से मिल रहा, ना द्रव से, ना गैस से। तो इसका स्पेशल नाम ही दे दिया गया प्लाज्मा। यानी पदार्थ की चौथी अवस्था हमारी कौन सी हो गई? प्लाज्मा अवस्था। अब क्या है कि ये जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा का टेम्परेचर लगभग इतना। अगर हम यहाँ धरती पर बनाना चाहे, अपने प्रयोगशाला में वैज्ञानिक लोग बनाना चाहे, तो क्या समस्याएं होंगी कि मान लीजिए ये प्लाज्मा बन गया, अब इसको रखने की प्रक्रिया, रखने की व्यवस्था कहाँ किया जाए? इतना टेम्परेचर पर कोई भी, चाहे ठोस हो या कोई भी धातु हो, उसके अंदर जैसे ही प्लाज्मा रखा जाएगा, ये कंटेनर ही क्या होगा? वाष्पित हो जाएगा, वाष्प बन के उड़ जाएगा। तो हम प्लाज्मा को रखेंगे कहाँ? इसीलिए हम लोग यहाँ पर प्लाज्मा नहीं बना पाते हैं। अगर ये रखने की समस्या खत्म हो जाए, तो पृथ्वी पर जो समुद्र है, समुद्री जल में जो ड्यूटेरियम है, उस ड्यूटेरियम से बहुत ज्यादा मात्रा में प्लाज्मा बनाकर ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है। तो आज हम देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे लिखेंगे प्लाज्मा अवस्था के बारे में, या प्लाज्मा को स्पेशल क्या कहेंगे? ताप नाभिकीय अभिक्रिया। जैसे हम देखें कि नाभिकीय संलयन को क्या कहते हैं? ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं। नाभिकीय अभिक्रिया लगभग 10 पावर 7 केल्विन, यानी 1 करोड़ केल्विन ताप पर होता है। इतने ताप पर हल्के तत्व का जो परमाणु है, परमाणु नहीं, नाभिक, परमाणु आयनीकृत हो जाते हैं। परमाणु क्या हो जाते हैं? आयनीकृत। कहने का मतलब ये टूटकर चार्ज अवस्था में, इसके अंदर जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है, ये सब टूट के अलग हो जाते हैं, आयन की अवस्था में आ जाते हैं, आयनीकृत हो जाते हैं। इसलिए तो ये विशेष करके हुआ कहाँ? सूर्य में। इसलिए सूर्य में रिक्त नाभिक और इलेक्ट्रॉन्स के बादल बन जाते हैं। इसी रिक्त नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बादल को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। इसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ की चौथी अवस्था नाम दिया गया। ठोस, द्रव, गैस के बाद ये प्लाज्मा अवस्था, चौथी अवस्था नाम दिया गया।
ठोस द्रव गैस, चौथी अवस्था प्लाज्मा। अब वही बात है कि प्रयोगशाला में 10 पावर 7 केल्विन ताप पर प्लाज्मा को किसी भी पात्र में, कंटेनर में रखा जाए तो वह वाष्पित हो जाएगा, भाप बन के उड़ जाएगा। तो यदि ये प्लाज्मा को रखने की समस्या सॉल्व हो जाए तो समुद्री जल जो 70% लगभग है और उसमें जो ड्यूटेरियम है उससे भारी मात्रा में प्लाज्मा बनाकर ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है। इसको नोट कीजिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक हमारा है नाभिकीय सर्वनाश। क्या है? नाभिकीय सर्वनाश, न्यूक्लियर हॉलोकास्ट। नाभिकीय सर्वनाश या न्यूक्लियर हॉलोकास्ट, ये क्या होता है? सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं। जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हैं कि विभिन्न देशों के बीच युद्ध होते आ रहा है। जैसे प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 18 के बीच चला, उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 के बीच चला, उसके बाद बहुत सारे युद्ध होते रहे, फिर बड़े बड़े 2 युद्ध हुए। उसके बाद वर्तमान समय में हम लोग देख रहे हैं कि रूस यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा है, इजराइल और उसके आसपास पड़ोसियों के बीच युद्ध हो रहा है। इसी तरह से बहुत सारे युद्ध होते आ रहे हैं, छोटे मोटे या बड़े युद्ध भी होते हैं जिसमें नाभिकीय हथियारों का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय विखंडन से चलने वाले हथियारों का प्रयोग किया जाता है, जैसे परमाणु बम, मिसाइल। तो परमाणु बम कोई जरूरी है, तो बहुत बड़ा चीज है, वो चलाने के बाद और ज्यादा सर्वनाश होगा। तो जितना भी बम बनाए जाते हैं, मिसाइल्स बनाए जाते हैं, मिसाइल्स में जो विध्वंसक होते हैं, अग्नेयास्त्र होते हैं, वो सभी में नाभिकीय ईंधन का प्रयोग किया जाता है, विस्फोटक का प्रयोग किया जाता है। उससे होता क्या है कि उससे एक रेडिएशन फैलता है, उससे निकलने वाले जो खतरनाक किरण है, जैसे हम लोग देखें कि कुछ रेडियो एक्टिव तत्व जितने हैं अल्फा बीटा गामा किरण निकालते हैं, इसी तरह बहुत सारे खतरनाक ये सब किरणें निकलती हैं, इन्हें रेडिएशन कहते हैं। ये रेडिएशन क्या करते हैं कि वायुमंडल में फैल जाते हैं, चाहे पृथ्वी के वायुमंडल हो या उसके ऊपर आकाश में फैल जाते हैं, और फैलने के बाद पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं उनको प्रभावित करते हैं, और उस रेडिएशन से धीरे धीरे पृथ्वी पर जीवन समाप्त होते जा रहा है। तो छोटे जीव से लेके एक दिन ऐसा आएगा जब रेडिएशन बहुत ज्यादा हो जाएगा तो पृथ्वी पर जितने जीव हैं, जीवन है, पृथ्वी पर से जीवन रेडिएशन के कारण समाप्त हो जाएगा। और फिर इस समाप्त ही नहीं होगा, ये रेडिएशन क्या करेगा कि पृथ्वी के चारों तरफ फैलकर एक बादल बना लेगा, आवरण बना लेगा, जो सूर्य से आने वाली प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने नहीं देगा। और जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी ये जो रेडिएशन है पृथ्वी के वायुमंडल में, आकाश में पूरे घेरे हुए है, जो सूर्य से जो प्रकाश चलेगा, ये रेडिएशन का बहुत ज्यादा जब हो जाएगा, युद्ध होते रहेगा, अगर हम सही समय पर नहीं रोके तो ये बादल बहुत ज्यादा हो जाएगा और सूर्य से आने वाली प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने नहीं देगा। और जब पृथ्वी तक पहुंचने नहीं देगा तो यहाँ भयानक ठंडी आ जाएगी, जिसे नाभिकीय विंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर विंटर कहते हैं, नाभिकीय ठंडी कहते हैं, कहेंगे। और इतना ठंडी होगा कि यहाँ पर जीवन लगभग इसके कारण भी प्रभावित होगा, समाप्त, बहुत सारा जीवन समाप्त हो जाएगा, जीव समाप्त हो जाएंगे। और रेडिएशन के कारण जो भी जीव बचे होंगे वो सब समाप्त हो जाएंगे, यानी हमारा पृथ्वी का पूर्णतः सर्वनाश हो जाएगा। इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? नाभिकीय सर्वनाश। तो इसी को हमने यहाँ लिखा है, इसको हम यहाँ से देख लेते हैं कि इसके बारे में क्या जानकारी यहाँ लिखा हुआ है।
कि नाभिकीय हथियारों का अधिक प्रयोग के कारण, ये क्यों हो रहा है? नाभिकीय हथियारों के आयुधों के अधिक प्रयोग के कारण रेडियोधर्मी यानी रेडियो सक्रिय अपशिष्ट, अपशिष्ट मतलब कचरा, जो धूल बादल बनेगा इसका, रेडियोधर्मी अपशिष्ट या धूल पृथ्वी के वायुमंडल या आकाश में बादलों की तरह निलंबित हैं, फैले हुए हैं, इसके अंदर है बादलों के जैसे, जो पृथ्वी पर किसी भी प्रकार के जीवन को समाप्त करने की क्षमता रखता है या नष्ट कर सकता है। इसे ही क्या कहते हैं? नाभिकीय सर्वनाश कहते हैं, न्यूक्लियर होलोकॉस्ट कहते हैं। अब आगे क्या है? रेडियोधर्मी बादल सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने नहीं देगा, जिससे नाभिकीय विंटर आ जाएगी। यह सभी प्रकार के जीव या जीवन को समाप्त कर देगा तथा आगे भी पनपने, ये रेडिएशन आगे भी पनपने इसको नहीं देगा। इसलिए नाभिकीय विकिरण या हथियारों या युद्धों को रोकना होगा, नहीं तो पृथ्वी पर जीवों का वास्तविक सर्वनाश हो जाएगा और ये कभी पनप भी नहीं पाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, ताकि हमारा भी हौसला बढ़े और हम आगे वीडियो बनाएं। धन्यवाद।